चुकी हैं और एक डेटा सामने आया कि पिछले 5-6 सालों में जितनी कार्रवाई नहीं हुई उतनी एक साल में हुई। क्या ये डेटा सही है? साथ कह सकते हैं हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अभी भी कार्रवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कोरेक्स जो है, चूँकि सीमावर्ती ज़िला होने के कारण काफ़ी हद तक एक समस्या अभी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में बना, कभी को मैं नहीं पढ़ता। आपने इलाहाबाद से पढ़ाई की और निराला जी ने इलाहाबाद में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। कुछ 2 लाइनें अगर आप सुना सकें, कोई संदेश देती हुई एक कविता, एक एसपी के रूप में हम सुनना चाहते हैं लोगों को। कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। इस समय हम रीवा के पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह के साथ हैं। 1 साल पहले हमने इनका इंटरव्यू लिया था और तमाम कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली थी। बहुत सारे वादे और दावे भी किए गए थे। अब 1 साल बाद हम एक बार फिर से यहाँ हाजिर हुए हैं और पुलिस का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड कि 1 साल के भीतर किस तरह से सफलता मिली, कहाँ अभी कमी रह गई, क्या क्या चुनौतियां हैं और इसके साथ ही राकेश कुमार सिंह का आने वाली प्लानिंग क्या है, इस पर हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रीवा जिले की कानून व्यवस्था किस तरह संचालित होती है और आगे होगी। बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। सर, ये जानना चाहते हैं कि पिछले साल जब हमारी आपसे बात हुई थी तो एक बड़ा मुद्दा था कोरेक्स। आपने कहा था कि रीवा ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि कोरेक्स नामक एक चीज़ होती है जिसकी नशा होता है। अब फिलहाल अब कुछ दिनों पहले की बात करें तो बहुत सारी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं और एक डेटा सामने आया कि पिछले 5-6 सालों में जितनी कार्रवाई नहीं हुई उतनी एक साल में हुई। क्या ये डेटा सही है? बिल्कुल सही है। करीब मैं पिछले 9.5 साल में रीवा ज़िले में कुल 300 प्रकरण दर्ज हुए थे, लेकिन मैंने अपने आने के बाद लगभग 312 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें अधिकांश मामले कोरेक्स से संबंधित हैं। और निसंदेह कोरेक्स एक ऐसी समस्या है जिससे न सिर्फ रीवा या बिंद अंचल को, अपितु इसका प्रभाव बुंदेलखंड में भी देखा जा रहा है। बुंदेलखंड में पन्ना में भी कोरेक्स की काफ़ी मात्रा एक बार पकड़े जाने का समाचार मैंने पढ़ा था। तो कोरेक्स का नशा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके ऊपर जो है सभी को जागरूक होने की ज़रूरत है। कोरेक्स मतलब कोडीन फास्फेट जो भी कफ सिरप हैं, चाहे जिस नाम से आते हों, चाहे मैटकॉफ के नाम से आते हों, चाहे मैक्सकॉफ के नाम से आते हों, चाहे ऑनरेक्स के नाम से आते हों, चाहे जिस नाम से आते हों, वो सारे कफ सिरप जो जिसमें कोडीन फास्फेट पाया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि यदि ऐसा कोई भी कफ सिरप 2 या 2 से अधिक सीसी जिसके भी पास भी पाई जाए, उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जाए। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अभी भी कार्रवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि कोरेक्स जो है, चूँकि सीमावर्ती ज़िला होने के कारण काफ़ी हद तक एक समस्या अभी भी सीमावर्ती क्षेत्रों में बना हुआ है। जब ये डेटा सामने आया था तो लोगों के मुंह में एक ही सवाल था कि इतनी कार्रवाइयों के बावजूद कोरेक्स का की जो चेन सप्लाई है वो गांव-गांव तक है अभी। तो बहुत कुछ काम करने की उसमें ज़रूरत है। घर-घर तक पहुंच इनकी सप्लाई इतनी तगड़ी है कि शायद ज़ोमैटो और स्विगी की नहीं है, वो घर-घर पहुंचाते हैं कोरेक्स। तो इसके लिए पुलिस क्या करेगी? बल कितना है और क्या आगे की प्लानिंग है? देखिए, कोरेक्स नो डाउट एक जो पोजीशन थी, मैं जब आया था तो मुझे जो है जो जानकारी मिली और जो मैंने पाया, कोरेक्स की शीशियाँ बिखरी रहती थी। आज की तारीख में भले ही आप कह रहे हैं कि सप्लाई है, लेकिन वो सप्लाई बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। आप जिन जगहों पे कोरेक्स की शीशियाँ मिलती थी, उन जगहों पे आप दोबारा भ्रमण करें, कहीं एक आध भूले चूके एक आध शीशी दिख जाए, वरना कोरेक्स की शीशियाँ मिलनी बंद हो गई हैं। मतलब यह है कि कहीं न कहीं हमने उस पर जो कार्रवाइयाँ की हैं उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। जहाँ तक देहात का प्रश्न है, तो आपको मालूम है कि रीवा एक ऐसा ज़िला है जो उत्तर प्रदेश के बहुत लंबी सीमा को टच करता है और सीमा इतनी लंबी है कि उस सीमा की मॉनिटरिंग कर पाना वर्तमान व्यवस्था के चलते काफ़ी कठिन होता है। तो हम मुखबिर तंत्र के जरिए कार्रवाई करते हैं। यूपी में कोरेक्स एक समस्या के रूप में नहीं देखा जाता है, हालांकि कई बार हमने बताया वहाँ पे, लेकिन वो समस्या के रूप में कभी कोरेक्स को नहीं लेते। इसलिए वहाँ से कोरेक्स जो है टुकड़ों में आ रही है। टुकड़ों में मतलब कोई 30 सीसी, कोई 40 सीसी। अभी आप देखते हैं कि जो भी पकड़ हो रही है कोरेक्स की, कई बार 100 सीसी मिलती है। ये देखा गया कि पुलिस प्रशासन ने बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, पूरे देश भर में काम किया। यहाँ भी पुलिस का जो काम था सराहनीय था। कुछ ऐसी खबरें भी आई जो पूरे देश की मीडिया के सामने आया था। एक आपकी एक फ़ोटो वायरल हुई थी, तो उस पर क्या आपका कहना है? काफ़ी समय हो चुका है, फिर भी एक नैतिकता के आधार पर।
हमारी फ़ोटो नहीं थी। नहीं, आपकी फ़ोटो नहीं थी, सॉरी, आपकी गाड़ी थी वहाँ पर। तो कह कोई मेरी गाड़ी खड़ी है तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। और जो फ़ोटो थी उसका विशद अध्ययन किया जाए, वो किसी भी तरह से किसान को जो प्रोजेक्ट किया गया ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि हर जगह हाथ लगाने से रोक थी, तो पुलिस कर्मचारी का अकल जितनी काम की उसने उतनी गलती कर दी। बाकी वहाँ पे किसी किसान को मारने का कोई सीन नहीं था वहाँ पे। निश्चित तौर पर कोरोना में बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की है और आपने भी लगातार उनको जागरूकता बनाए रखने, उनमें उत्साह भरने का काम किया है। हमने कई बार ऐसा देखा है। तो कैसी उस समय चुनौतियाँ थी पुलिस को एकजुट रखने की, और इस भीषण कोरोना काल में जब लोग अस्पताल जाने से डरते थे, वहाँ उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, तो कैसे मैनेज होता था? कई बार ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि लोगों ने कह दिया हो कि हम इस भीषण परिस्थिति में नहीं जा सकते हैं सर? नहीं, पुलिस वालों ने किसी ने भी मना नहीं किया कि हमें ड्यूटी नहीं करेंगे। सबने अच्छी ड्यूटी की और सबके लिए मैंने बहुत ध्यान रखा। मैंने सबको मास्क उपलब्ध कराए, सबको सैनिटाइज़र उपलब्ध कराए, सबको रुमाल, गमछा, गर्म पानी की व्यवस्था, सब कुछ जो व्यवस्थाएं हो सकती हैं। हमने एक अपना कोविड सेंटर भी बनाया, जहाँ पे जो भी कर्मचारी जो अपने परिवार के साथ न रह के उस कोविड सेंटर में अपना इलाज कराना चाहता है तो अपना इलाज कराए। उसके लिए फ्री खाने की व्यवस्था की। हमने तमाम चीज़ें मुफ्त उपलब्ध कराईं। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे जितने भी कर्मचारी थे, उनके जो भी थाना प्रभारी थे, बहुत ही अवेयर थे। कोई भी कर्मचारी यदि संक्रमित भी हुआ तो 6-7 दिन से मैक्सिमम 8 दिन में स्वस्थ हो जाता था। तो हमारे सारे कर्मचारी जो संक्रमित हुए 100% स्वस्थ हुए। दूसरी बात, जितने भी कर्मचारी ड्यूटी में लगे थे उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन से ड्यूटी करी और कोरोना को भगाने में पूरा पूरा साथ दिया। टोटल अगर एकदम एग्जैक्ट डेटा हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन कितने कर्मचारी संक्रमित हुए थे उस दौरान? हमारे टोटल 100 संक्रमित हुए थे और 100 के 100 स्वस्थ हो गए। पैटर्न को समझ चुके हैं, अपराधों की परिस्थितियों को समझ चुके हैं। कई बार फर्जी लोग भी आते हैं, द्वेष बस भी यहाँ पर दर्ज कराते हैं। बहुत सारा ऐसा मामला हमने देखने में सामने आता है। तो सबसे ज़्यादा किन तरह के अपराधों की यहाँ आप स्थिति देखते हैं? किस तरह के अपराध ज़्यादा होते हैं और उनको रोकथाम के लिए क्या है? देखिए, अपराध का कोई एक मेन रीजन नहीं है, अलग अलग कारण है। जैसे संपत्ति संबंधी अपराध हैं, चूँकि सीमावर्ती जिला है तो यूपी से, मिर्ज़ापुर से, प्रयागराज से, शंकरगढ़ से और बांदा साइड से तमाम तरह से अपराधी आते हैं, उनके ऊपर भी निगाह रखनी पड़ती है। इसके अलावा कोरेक्स से संबंधित जो अपराधी होते हैं, जो नशे से संबंधित, नशे के आदि जो व्यक्ति अपराधी होते हैं, उनके ऊपर भी हमें नियंत्रण इस वजह से सफलता मिली कि हमने कोरेक्स को नियंत्रित किया। तो उस पे महिलाओं से संबंधित जो लूटपाट की घटनाएं होती थी, पहले के मुकाबले बहुत कम हुई हैं। ऐसा नहीं कि बंद हो गई हैं, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत कम हुई हैं। एब्सोल्यूट तरीके से मैं नहीं कह सकता एकदम से बंद हो गई है, कहीं ना कहीं। और जब भी ऐसे अपराधियों को पकड़ते हैं तो यही निकलता है कि वो कोडीन फास्फेट को कब सिरप का आदी है और कब सिरप के लिए पैसे नहीं था तो उसने बैग छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। इस टाइप के जो अपराधी हैं, तो इस तरह के अपराध में काफ़ी गिरावट आई है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सफलता है। लेकिन यहाँ पे भूमि संबंधी विवाद बहुत हैं, भूमि संबंधी झगड़े बहुत हैं और ये पुलिस के लिए बहुत गंभीर चुनौती है, क्योंकि भूमि संबंधी विवाद में अकेली पुलिस कुछ नहीं कर पाती। इसमें हमारे कलेक्टर साहब भी बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं और हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भूमि संबंधी विवादों में घटनाएं कम से कम घटित हों और करीब करीब हमको सफलता भी मिल रही है इसमें। पिछली बार हमने एक सवाल पूछा था, आपने कहा था कि कोरेक्स जैसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक जागरूकता की बहुत ज़रूरत है और समाज को बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों को। हमने अक्सर देखा है कि आप फेसबुक के माध्यम से भी बहुत सारा संदेश लोगों को देते हैं। एक दर्शन आपके पोस्ट में दिखता है। क्या कारण है? किस दर्शन को आप पढ़ते हैं और क्या एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? भाई देखिए, मैं सोशल मीडिया से मैं उपस्थित हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। शासन की भी नीति है कि हमारे अधिकारी अधिक से अधिक सोशल मीडिया से जुड़ें और लोगों से सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट हों। क्योंकि एक ज़िले के पुलिस अधीक्षक के रूप में मेरा दायित्व है कि जो भी कठिन समय है, जो भी सामान्य समय हो, कठिन समय हो, हर समय उसके अनुरूप कोई न कोई बात लोगों को अवेयर करने के लिए कहना चाहिए। तो पूरे कोरोना काल में हमने कोशिश की कि कोरोना को लेके जो भी अपडेट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उससे लोगों को अवगत कराना और उसके साथ साथ उनको प्रेरित कराना कि वो जो है कोरोना गाइडलाइन में
का पालन करें, शासन के निर्देशों का अक्षर से पालन करें और कोरोना से बचें। और मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं लिखने के लिए, को अपनी बात कहने के लिए कुछ न कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढता हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिसमें मेरी साहित्यिक अभिरुचि भी लोगों को दिखती है, कई लोगों को मेरा दर्शन दिखता है। तो ये अच्छी बात है। मैं साहित्यिक अभिरुचि का व्यक्ति हूँ, पढ़ने लिखने में आज भी भरोसा रखता हूँ और मैं उनको पढ़ लिख कर ही कुछ न कुछ ऐसे तरीके से रखता हूँ कि आदमी पढ़े तो 4 लोगों को बताए कि देखो हमारे ज़िले के एसपी ने लिखा है। ये बिल्कुल सही बात है। कई बार आपकी काव्य रुचि भी उसमें दिखती है, कविताएं दिखती हैं, कभी कभी दोहे दिखते हैं। किस कवि को आप पसंद करते हैं? कौन से ऐसे कवि हैं जिनको आप पढ़ना पसंद करते हैं? मेरे फेवरेट कबीर दास जी हैं और दूसरे नंबर पे निराला जी हैं। 2 लोगों को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तीसरे किसी और कवि को मैं नहीं पढ़ता। आपने इलाहाबाद से पढ़ाई की और निराला जी ने इलाहाबाद में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। कुछ 2 लाइनें अगर आप सुना सकें, कोई संदेश देती हुई एक कविता, एक एसपी के रूप में हम सुनना चाहते हैं लोगों को। मैं कबीर की 2 लाइनें बस सुनाऊंगा। कबीर दास कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। पूरा संघर्ष इस सोने और जागने के बीच में है। जो व्यक्ति सोया है, यानी जो समाज के प्रति अपने दायित्वों को लेकर सोया हुआ है, सजग नहीं है, वो सुखी है और सो रहा है, लेकिन वो समाज में उसकी भूमिका वही है, को किसी योग्य नहीं है। लेकिन जब कहते हैं कबीर दास की दुखिया दास कबीर है, यानी जो जागे और रोए। जो जागा, रोना मतलब लोगों को जगाने का काम, जो खुद जगा है, रोने का मतलब लोगों को जगाने का काम कर रहा है। तो मैं अपने आप को एक सजग प्राणी मानता हूँ और लोगों को जगाने का काम करता हूँ। और उसमें मैं दुखी भी होता हूँ कई बार कि मेरे समझाने के बाद लोग समझते नहीं हैं। तो लोग समझें और अपने आचरण में लाएं और समाज को जगाएं, चाहे अपराध की दृष्टि से हो, चाहे महामारी की दृष्टि से हो, चाहे जो भी हो, लोगों को जगाने का काम लोगों को करना चाहिए। पुलिस के ऊपर भी बहुत फिट सटीक बैठता है कि जागे और रोए, मतलब पुलिस भी जी। पुलिस जब भी सुस्त होगी अपराध बढ़ जाएगा। अब पुलिस सजग रहेगी, मेहनत करती रहेगी, दौड़ती रहेगी तो कुछ न कुछ बेहतर करेगी और समाज का उतना ही भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई पहलुओं पर, अपराध पर, यहाँ की समस्याओं पर बात हुई। एक शायराना अंदाज भी देखने को मिला, एक कवि के लिए एक प्रेम भी देखने को मिला, कविता के रूप में साहित्यिक रुचि भी दिखी। तो ये थे रीवा के पुलिस कप्तान राकेश कुमार सिंह। तमाम तरह में बहुत बेबाकी से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।